आज का टॉपिक है हायर परचेस। हायर परचेस के लिए जब हम लोग सीखते हैं कि नॉर्मली अगर किसी को कुछ ना कुछ परचेस करना हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन को हो या बिजनेस एंटिटी को हो, उसे अगर कुछ परचेस करना हो तो उनके लिए इन कंसिडरेशन अमाउंट पे करनी होती है। अमाउंट पे करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि जो इतनी अमाउंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या वैल्यू की या मशीनरी एसेट की होती है वो एक साथ हम लोग पे नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो जो सेलिंग कंपनीज होती हैं, सेलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कुछ इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स हम लोगों को वहाँ पे अवेलेबल करके देती है। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स और हायर परचेस ये दोनों होती क्या है, इनका मतलब या इनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि अगर किसी को परचेस करते वक्त लमसम अमाउंट पे करने की उनमें कैपेसिटी ना हो तो वो उसे इंस्टॉलमेंट पे परचेस कर सकते हैं, या फिर उसे हर बार कुछ ना कुछ 12 मंथली इंस्टॉलमेंट जो होंगे उसे पे करके वो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट के साथ जो कोई भी अमाउंट होगी वो पे करके पोजीशन ले सकते हैं, ओनरशिप ले सकते हैं। हायर परचेस ये होता क्या है? हायर परचेस इसमें नॉर्मली जब कभी भी कोई सेलर गुड्स या फिर कोई असेट्स या प्रोडक्ट किसी को सेल करता है तो उसका जो पोजीशन होता है वो इमीडिएटली बायर को ट्रांसफ़र कर देता है। बायर को ट्रांसफ़र करते वक्त जब ट्रांजैक्शन होता है तब डाउन पेमेंट वहाँ पे बायर कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता है। ये डाउन पेमेंट क्या होता है? तो इट इज़ टाइप ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जो कोई भी टोटल अमाउंट होगी उसमें से कुछ पार्ट पेमेंट इनिशियली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बायर पे करता है सेलर को, जिसे हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। एक बार डाउन पेमेंट होने के बाद सेलर पोजीशन ट्रांसफ़र करता है टू द बायर को। बायर जितने एग्रीमेंट के बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड हुए होंगे वो सारे इंस्टॉलमेंट एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके सेलर को पे करते चलता है। अब सेलर ने उसे पे करने के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट पीरियड दिया है या टर्म दी हुई है, उस टर्म के लिए एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज किया जाता है। वो इंटरेस्ट भी बायर सेलर को पे करता है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों को मिला के हम लोग उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। ऐसे सभी इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाते हैं उसके बाद सेलर ने जो ऑलरेडी पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया है बायर को, अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट असेट्स या गुड्स के लिए वो ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करता है, मतलब टाइटल भी ट्रांसफ़र करता है, राइट। इन सभी में जो हायर परचेस करता है या फिर जो परचेसर होता है, जो बायर होता है, उसे हम लोग कहते हैं हायर परचेसर। और दूसरा जो गुड्स सेल करता है या फिर एसेट्स सेल करता है उसे हम लोग कहते हैं हायर सेलर या हायर वेंडर। अब ये हायर परचेस सिस्टम नॉर्मल बायर एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन है, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्यों सीखना है? जब कभी भी किसी बायर को कोई असेट परचेस करनी होगी तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना या फिर इस तरह की हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल करके देना, ये कभी सेलर अवेलेबल करके देता है या फिर सेलर को डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए एक मीडिएटर, एक फाइनेंशियल कंपनी वहाँ पे काम करती है। फिर होता क्या है, नॉर्मली जहाँ पे दो बाइंग एंड सेलर, बायर एंड सेलर इस तरह की पार्टी होती है, वहाँ पे एक और पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, फाइनेंस प्रोवाइडर। ये फाइनेंस प्रोवाइडर काम क्या करते हैं? नॉर्मली जब हमारे हायर परचेसर होते हैं, बायर होते हैं, उनके बिहाफ पे सेलर को फाइनेंस प्रोवाइडर इन एडवांस टोटल पेमेंट कर देते हैं। जो कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट बायर फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी को पेमेंट करता है। तो इसके लिए जो सिक्योरिटी होगी तो वो असेट की टाइटल वो हमारी बाइंग कंपनी के लिए, बाइंग पर्सन के पास जो आनी चाहिए थी वो हमारे पास रह जाती है, हमारे एक्चुअल में फाइनेंस प्रोवाइडर के पास। सेलर फाइनेंस प्रोवाइडर को देता है, फाइनेंस प्रोवाइडर जो कुछ भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो सारे पेमेंट होने के बाद उसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये नॉर्मल होता कैसे है?
किसी भी कार परचेस, कार या बाइक या व्हीकल इंश्योरेंस के व्हीकल के लिए अगर कोई फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनीज होंगी, कोई भी ले लो, चाहे वो एनबीएफसी हो या फिर बैंकिंग कंपनी हो, अगर किसी एक कस्टमर को कार परचेस करनी है तो होंडा कंपनी के शोरूम में जाके वो कार देखने जाता है। वहाँ पे जाकर उसे कार पसंद आती है। वो कार पसंद आने के बाद उसके लिए वो डाउन पेमेंट करता है। सपोज फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़ की कार है जिसके लिए उसने 3 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट कर दिया डायरेक्टली टू द सेलर, मतलब होंडा कंपनी के उस शोरूम को। बचे हुए 17 लाख के लिए उसने फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी किसी एनबीएफसी को कांटेक्ट किया। उन्होंने उसे लोन सैंक्शन करके दिया। लोन के लिए कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे उन्होंने चार्ज किया। तो 17 लाख प्लस जो कोई भी इंटरेस्ट होगा, ये सभी रीपेमेंट करने के लिए अप टू 5 ईयर्स का टेन्योर डिसाइड हुआ कि हर महीने कुछ ना कुछ इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होगा। तो इन 5 साल के लिए जब एक्चुअल में पहला टाइम ट्रांजैक्शन होता है सेल ट्रांजैक्शन, तो होंडा कंपनी कार का जो पोजीशन होता है वो बायर को देती है, कस्टमर को देती है। बट कार से रिलेटेड जो टाइटल्स होते हैं, ओनरशिप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी हमारे ट्रांसफ़र होते हैं टू द फाइनेंस प्रोवाइडिंग एजेंसी या कंपनी। 5 साल के बाद जब कस्टमर सभी इंस्टॉलमेंट फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी को पे कर देगा इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी एक नॉर्मल प्रोसेसिंग फी चार्ज करके वो टाइटल्स एंड ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देती है। तो आफ्टर 5 years द बायर विल बिकम द ओनर इन दिस सिस्टम। अब ये हायर परचेस क्यों होगा, किस तरह से होगा या फिर क्यों इम्पोर्टेंट होगा? तो बेसिकली टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कस्टमर्स, टू द पर्सन, टू द इंडिविजुअल्स, टू द कंपनी टू परचेस अ बिग वैल्यू असेट्स जो एक बार में नहीं पे कर सकते, वो हमें इंस्टॉलमेंट में उसे पे करने का मौका मिले। ठीक है, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा और फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। तो हायर परचेस के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे हम लोग फंड बेस्ड फी सर्विसेज में क्लासीफाई करते हैं। इन फंड बेस्ड फी सर्विसेज के लिए, फंड मतलब फाइनेंस बेस्ड जो होती है, उसमें हम लोग इसे क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो चलो, ये था हायर परचेस का बेसिक मीनिंग जो हम लोगों ने शुरू करने से पहले कुछ एक जैसे कि हम लोगों ने पिच रेडी कर दी उस तरह से। अब हमें इसमें सीखना क्या क्या है, तो इसमें हम लोगों को लगभग मीनिंग, डेफिनेशन, इसमें इन्वॉल्व पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द हायर परचेस, कुछ फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज होंगे वो, और हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन, और लीज एंड हायर परचेस का डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोग को सीखना है। मीनिंग जो हम लोगों ने सीखा वही यहाँ पर थियोरेटिकल बैकग्राउंड में दिया हुआ है। आई विश कि आप लोगों को ये दिख रहा है क्लियरली। हायर परचेस is a method of financing of a fixed asset to be purchased on future date. Under this method of financing, the purchase price is paid in installment. Ownership of the asset is transferred after the payment of last installment. हायर परचेस में क्या होता है, ओनरशिप जो होती है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में ही ट्रांसफ़र की जाती है। पोजीशन कब ट्रांसफ़र होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द डाउन पेमेंट। डेफिनेशन के बारे में अगर सोचे तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, हायर परचेस सिस्टम is a system in which the hirer, मतलब higher purchaser, buys a good from the seller, that is higher vendor, but does not make a full payment at one time. However, makes a lump sum amount as down payment and the remaining amount will be paid in installments by the hirer. Hirer कौन है? Higher purchaser. कुछ डाउन पेमेंट पहले करेंगे, बाद में सारा जो पैसा लम्स बाकी होगा वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इट इज़ somehow like an installment system, but the major difference in installment system and a higher purchase system is the time of transfer of the ownership.
इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे इमीडिएटली हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, बट इन केस ऑफ हायर परचेज द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पार्टीज, इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? एक हायरर, दैट इज अ हायरर in a general terms implies the buyer of a goods or a person who obtains a good from the owner of the sale or the seller under the hire purchase system। जो परचेस करेगा या बाय करेगा वो, दैट इज हायर। who is hire vendor? So hire vendor is a owner or a seller of the goods who delivers the goods to the hirer under the hire purchase system, seller of the goods। इतना हमें याद रखना है। तीसरी पार्टी इसमें जो इन्वॉल्व होती है वो अगर कोई फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी होगी इन ट्रांजैक्शंस में तो हम लोग उसे यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं, राइट। फीचर्स के बारे में देखें तो इनमें आने वाले जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनके लिए पहला एक्ट, हायर परचेस एग्रीमेंट के लिए, हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है 1972। इट इज़ नेम्ड एज हायर परचेस एक्ट 1972, जिसके लिए डिफरेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, डिफरेंट अकाउंटिंग गवर्निंग टेक्निक्स, साथ ही साथ में प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, इसके अलावा जो राइट्स हैं हमारे हायर परचेसर के और हायर सेलर के, वो सभी राइट्स, ड्यूटीज़, हायर परचेस एग्रीमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, ये सभी इस पर्टिकुलर एक्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ में दिया हुआ है। पार्टीज़ के बारे में देखें तो इट इज़ एन एग्रीमेंट एम्ड एट हायर एंड हायर वेंडर फॉर हायरिंग एंड असेट्स, राइट। क्लेमिंग राइट्स के बारे में देखा जाए तो इन केस ऑफ हायरर फेल्स टू मेक अ पेमेंट, हायर वेंडर can sue or claim only for the return of the assets and not for the remaining due installment payments। मतलब अगर सपोज जैसे हम लोगों ने कार का एग्जांपल देखा तो जिस कस्टमर ने कार परचेस की थी तो उसके लिए डाउन पेमेंट कुछ किया था और डाउन पेमेंट करने के बाद उसने 5 साल के बजाय सिर्फ 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे किए। 3 साल के जो उसके रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगे उसने वो पे नहीं किए। तो जो ओनरशिप है, जो कार की ओनरशिप होगी, उस ओनरशिप की जो टाइटल है वो फाइनेंस कंपनी के पास में होगी। तो जो फाइनेंस कंपनी होगी वो सिर्फ ओनरशिप के लिए, मतलब जो हमारी कार है एक्चुअली, उसे डिमांड कर सकती है हमारे हायर बायर के पास में से, हायर परचेसर के पास में, राइट, जो कस्टमर है उसके पास में से। बट उसके साथ साथ वो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए बोलेंगे क्या? नहीं। अरे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स अगर पे करने होते हैं तो वो पे कर देता और कार अपने पास में रखता, राइट। इसलिए यहाँ पर क्लेमिंग राइट्स में जो हायर वेंडर होता है, जो हायर सेलर या फिर फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी, ये सिर्फ जिस पर्टिकुलर असेट की ओनरशिप उनके पास में होगी उसी को वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। सेलिंग राइट्स के बारे में देखा जाए तो हायर कैन नॉट सेल और मॉर्गेज द हायर असेट्स until the ownership gets transferred to them। मतलब कौन हायरर कौन होगा? हायरर मतलब जो बायर है वो बायर क्या करेगा? अगर सपोज वही कार का एग्जांपल लेते हैं, कार जब मॉर्गेज रखी, कार जो होगी वो कार के लिए जो 17 लाख रुपीस लोन मिला था, वो उस लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो असेट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी के पास में है। अब डॉक्यूमेंट्स ही उनके पास में होंगे तो कहीं पर भी दूसरी जगह पे बायर या कस्टमर उसे रीसेल नहीं कर सकता है या फिर उसे कहीं दूसरी जगह पे मॉर्गेज भी नहीं रख सकता है, राइट। नेक्स्ट, लॉस बेयरर, हायर वेंडर रिमेन्स लायबल फॉर एनी लॉस ऑफ द गुड्स until ownership gets transferred to the hirer। जो कोई लॉस उस पर्टिकुलर असेट से रिलेटेड होगा उस सभी के लिए जो हायर परचेसर होगा, हायर सेलर होगा, वो वहाँ पे गुड्स के लिए सभी लॉसेस के लिए लायबल होता है।
अब ये कब होता है? जब हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं कुछ गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो उन गुड्स के लिए गुड्स इन ट्रांजिट जब होता है तब उसके लिए ओनरशिप के लिए कंसिडर किस तरह से होता है। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने परचेज किए थे प्रोडक्शन के लिए कुछ हेवी गुड्स जो हमें दिल्ली से मुंबई आने आने चाहिए थे। हम लोगों ने दिल्ली के एक सेलर को कांटेक्ट किया, उसे कहा कि हम लोग हायर परचेज पे आपके पास में से गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप उसे हमारे यहाँ पे डिलीवर कर दो। अब हमारे पास जब पोजीशन मिलेगा तब हम लोग उसके लिए रिस्क बेयर करेंगे। जब तक पोजीशन है ही नहीं, जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, तब तक वो गुड्स जहाँ से ट्रांजिट होकर दिल्ली से मुंबई आने तक अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से डैमेज हुए तो वो एंटायर लॉस विल बी बेयर्ड बाय द दिल्ली सेलर, राइट। ये सारे फीचर्स जो बेसिक फीचर्स हैं इन्हें हमें याद रखना है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स में लगभग बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, थोड़े नहीं हैं। एडवांटेजेस में आने वाला फर्स्ट पॉइंट दैट इज ईज ऑफ पेमेंट। ईज ऑफ पेमेंट है क्या? एज द पेमेंट हैज टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, it automatically turns out to be a boon for the buyer as it does not upset his routine living nor his current cash flow. This is the biggest advantage for the people having a limited income. नॉर्मली जिनके पास इमीडिएट लमसम पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होगा वो इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स या फिर हायर परचेज सिस्टम्स में गुड्स परचेज कर सकता है without affecting their daily routine, daily financial routine, right? Second, boon for small traders. Small traders कौन होते हैं? This type of system is a blessing for the small traders and manufacturers. A business that requires heavy expensive machinery like construction machinery, manufacturing, printing, transport and engineering can use the higher purchase as a startup. जो कोई भी हेवी मशीन है, कोई स्टार्ट हमारी बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सपोज हमारी क्या कहते हैं हम लोग सिल्क प्रोडक्शन की मशीनरी है, तो उस समय सिल्क के लिए जो कपड़ा बनाने के लिए होता है तो उनकी जो मशीनरीज होती हैं वो मशीनरीज लगभग महंगी होती है। तो उन मशीनरीज को परचेज करते हो इनिशियल कैपिटल जो होगा वो हमारी कैपिटल एसेट्स में ब्लॉक ना करते हुए उसे हम लोग इस तरह की हायर परचेज सिस्टम पे परचेज कर सकते हैं ताकि हमारे लिए बाकी सारे जो वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग्स अवेलेबल रहें, right? The machinery and a heavy equipment can be purchased on the installment basis. The installments on the same can be paid out of the income they earn from it. मतलब जो कोई भी इनकम अर्न होगा, जो कोई भी प्रोडक्शन से मिलेगा रिवेन्यू मिलेगा उसमें से हम लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करते चले जाएंगे। देन थर्ड एडवांटेज है दैट इज मोर अर्निंग्स थ्रू इंटरेस्ट। अब मोर अर्निंग थ्रू इंटरेस्ट, किसे इंटरेस्ट का इनकम मिलेगा? द सेलर रिसीव्स द इंस्टॉलमेंट्स विच इंक्लूड्स द ओरिजिनल प्राइस दैट इज प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन इट। The interest which is charged on the installment is calculated in advance and added to the principal amount which is to be paid by the buyer. अगर कार लेने के लिए 5 साल के इंस्टॉलमेंट चाहिए तो जो 17 लाख रुपीस थे तो उन 17 लाख रुपीस पे 5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट चार्ज करना होगा उस स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट से वो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो 17 लाख रुपीस में ऐड होगा और उसे हम लोग 5 ईयर्स में आने वाले टोटल 60 मंथ्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। और यही इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट हमारे सेलर को मिलेगा या फिर जो हमारी फाइनेंस प्रोवाइडिंग एजेंसी या कंपनी होगी उसे मिलेगा, जो उनके लिए इनकम होगा, जो उनके लिए एडिशनल इनकम होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम। ऑब्वियसली अगर हमारे पास में सपोज कोई भी गुड्स है उसे सेल करने के लिए हमारे पास में हम लोगों ने मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की, सब कुछ किया है, लेकिन हमारे जो गुड्स हैं उन गुड्स की या उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, हेवी है, तो उन प्राइस के लिए कहीं पर कोई परचेसर जो होते हैं या बायर्स होते हैं उन्हें हम लोग इंड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इट इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स।
सो हम लोग जब इस तरह की हायर परचेस सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो बायर को या पब्लिक को लगेगा, कस्टमर्स को लगेगा कि हाँ, हम लोग पार्ट पेमेंट करके उस पर्टिकुलर असेट को, गुड्स को परचेस कर सकते हैं और हम लोग रिमेनिंग पेमेंट जो है वो बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, इनके अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट्स पे देखते हैं कि 0% EMIs, देन बेसिक इंस्टॉलमेंट जो होते हैं वो, या फिर लिमिटेड इंस्टॉलमेंट्स जो होते हैं, तो वो सभी फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी क्या करते हैं, पर्सन को इंड्यूस करती है कि चलो भाई 1 लाख रुपए का आईफोन एक झटके में लेने से अच्छा 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दो और बचे हुए 70,000 रुपीज़ पूरे एक साल में हर एक महीने में थोड़ा थोड़ा करके भरो। तो मे बी इट इज़ सुटेबल फॉर द बायर्स ऑल्सो, so that it will increase, ultimately it will increase the sales volume of the seller. as the payments are as the payments are made in the easy installment, this system attracts more customers, which lead to the increase in the sales volume, right? इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और साथ ही साथ में सेल्स करते वक्त अगर हम लोगों के पास में ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो इट विल एडेड इन टू द अदर इनकम ऑल्सो. As there is an increase in the volume of sale, this will eventually lead to the increase in the profits, और इंटरेस्ट इनकम भी वहाँ पे ऐड होगा. फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में अगर सोचें तो एज द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड इन स्मॉलर अमाउंट्स, जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में पे किए जाने की वजह से द एक्सपेंडिचर इज नोन बिफोर हैंड, सो द सरप्लस कैश कैन बी यूज बाय द बायर फॉर द अदर इन्वेस्टमेंट्स. जो बायर होगा उसके पास जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वो इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो एडिशनल उस पर्टिकुलर ईयर के लिए कैश अवेलेबल होगी तो वो हम लोग अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. ये फाइनेंशियल बेनिफिट हमारे बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. 7th पॉइंट है, दैट इज इमीडिएट यूज ऑफ असेट्स. द assets is available for immediate use without paying the full amount or even while you are paying the amount in installments. Possession immediate transfer होगा, ownership बाद में transfer होगी. Hence you start using the enjoying the assets from the day one by paying marginally. मतलब डाउन पेमेंट करके कार खरीद कर लेकर और कार चलाना शुरू कर दो. ऐसा तो नहीं होता कि भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसके बाद में ही हम लोग कार चलाएंगे, तब तक 5 साल के लिए हम लोग उसे पार्किंग लॉट में खड़े रहेंगे और हर दिन सुबह जाके उसे साफ करते रहेंगे, नहीं, राइट. ओनरशिप के बारे में अगर सोचे तो ओनरशिप का हम लोगों ने पहले ही बहुत बार डिस्कस कर लिया. दैट इज आफ्टर ऑल द पेमेंट्स हैव बीन मेड द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द हायरी. हायरी कौन है? जो हमारा बायर होगा. But before that, an option is available to him whether he wants to buy an asset or no. हायर परचेस में नॉर्मली जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो हेवी गुड्स होते हैं, उनके लिए इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि हम लोगों को वो पर्टिकुलर असेट परचेस करनी है या फिर नहीं करनी है, राइट. क्योंकि ऑलमोस्ट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं उन डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद उस पर्टिकुलर असेट्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी डिमिनिश हो जाती है. तो उन्हें परचेस करके उन्हें मेंटेन करने से अच्छा उसे हम लोग रीसेल कर देते हैं या फिर स्क्रैप कर देते हैं या फिर जिन्हों सेलर को वापस कर देते हैं. देन लेस रिस्क टू सेलर. It is beneficial for the seller too, as he has the right to take back the property if the hierarchy fails to pay the installment. अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, सपोज किसी कार को उसने हम लोगों ने कार सेल किया, 3 लाख रुपीज़ हम लोगों को डाउन पेमेंट मिल गया, लेकिन जो 5 साल में 17 लाख रुपीज़ रीपे करने थे, 1 साल के बाद बायर ने रीपेमेंट करना छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग उसे क्या करेंगे, तो जो कार है उसका पोजीशन हम लोग वापस ले लेंगे. अब हमारे पास में क्या क्या है, तो 3 लाख रुपए जो एडवांस पेमेंट किया था हमारे बायर ने, वो दैट इज़ डाउन पेमेंट, प्लस 1 साल के लिए जो कोई भी इंस्टॉलमेंट्स पे किए होंगे वो अमाउंट, प्लस कार की ओनरशिप भी हमारे और पोजीशन भी हमारे पास में है. उस पर्टिकुलर कार को हम लोग रीसेल कर सकते हैं एज अ सेलर, और रीसेल करते हो मे बी हम लोग जो 20 लाख रुपीज़ टोटल वैल्यू है उसमें से हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ रिकवर कर लिए
बचे हुए 15 लाख रुपीस भी हमारे पास में है जो आने बाकी है उस कार से, लेकिन हम लोगों ने 1 साल का डेप्रिसिएशन अगर कार पे लगाया 10% के हिसाब से, तो 20 लाख में से 10% लेस करके 18 लाख रुपीस अभी भी डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू होगी। 18 लाख रुपीस के लिए अगर कोई भी कम या ज़्यादा वैल्यू करके एडजस्टमेंट करके 17 लैक्स को भी अगर हम लोगों ने बेचा, तो पहले के 5 और बाद के 17 ऐसे टोटल असेट्स के लिए हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 22 लैक्स, विच इज़ मोर बेटर दैन द अर्लियर सेल प्राइस, राइट। इफ बट इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द बायर फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस तरह की फाइनेंसेस जब प्रोवाइड होते हैं तो उनके लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो बायर जो होता है उसे फ्लक्चुएटिंग बर्डन वहाँ पे झेलना नहीं पड़ता है। द इंटरेस्ट रेट फॉर हायर परचेज इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन फॉर द repayment done. This works out better than a bank loan. Hence, for every installment, you can set a fixed amount that works perfectly for you as well as your budget. That is equal monthly installments. हम लोग फिक्स करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा वहाँ पे, राइट। अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, ओनली 6 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट वन, इट इज़ हायर इंटरेस्ट रेट एंड कॉस्ट। इट इज़ हायर इंटरेस्ट रेट एंड कॉस्ट। अब कौन सी कॉस्ट होगी और कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा? जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज ओके कि हम लोग इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट सेट करने के लिए काम में ला सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास में वो ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना पड़ता है ज़्यादा, जिसकी वजह से ओवरऑल परचेज वैल्यू हमारी बढ़ जाती है ड्यू टू दिस इंटरेस्ट। द बायर हैज़ टू पे हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट along with the principal amount while he is making the repayment through installments. Thus, he will end up paying the amount more than the actual one of the assets or a property. Hence, higher purchase agreement tend to be more expensive in the long run. Obviously, अगर हम लोग लॉन्ग रन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ चार्ज करते हैं तो प्रिंसिपल से ज़्यादा अमाउंट हम लोगों को पे करनी पड़ेगी, राइट। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारी 20 लाख की जो कार थी वो मे भी हमें जो नॉर्मल हम लोग कैश परचेस करते थे या फिर स्पॉट परचेस करते थे तो 20 लाख रुपीज़ में मिलती थी, वो हमें शायद से 25 या 27 या 32 लाख के लिए पेमेंट करना पड़े उसके लिए, राइट। नेक्स्ट, लॉन्गर पेमेंट ड्यूरेशन। और जितना ज़्यादा पीरियड होगा उसकी वजह से इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कम होते जाते हैं। 5 साल के लिए इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 17 लाख रुपीज़ के लिए ज़्यादा होंगे, लेकिन वही अगर हम लोगों ने 10 साल लिए तो वो में भी हाफ हो जाएंगे, राइट। तो उसकी वजह से टू रिड्यूस द इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स वी प्रेफर टू द लॉन्गर पेमेंट ड्यूरेशन, बट इट इज़ अ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हम लोगों को यही बर्डन बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए वहाँ पे झेलना पड़ता है। द पेमेंट्स आर यूजुअली एक्सटेंडेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड विच विल बी tiresome and frustrating and keeping you under stress. Hence, if the duration is something like a car, it makes sense, but for the other purchase you really need to think whether there is any benefit in such long duration or not. अगर हम लोग को लॉन्ग ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर असेट से कोई बेनिफिट मिलने वाला होगा तो ठीक, अदरवाइज हम लोगों को इस तरह की कोई भी लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं रखनी चाहिए। आर्टिफिशियल डिमांड, दिस सिस्टम क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट even though the buyer cannot afford or may not need to the product, he is tempted to do so. जैसे कि मैंने कहा फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे, इन तरह की शॉपिंग वेबसाइट पे इस तरह की इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स की जो डील होती है उस डील्स की वजह से हम लोग सोच में पड़ जाता है कि हाँ हम लोग शायद से इस तरह का डाउन पेमेंट करके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं, राइट। तो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करते वक्त इस तरह की आर्टिफिशियल डिमांड वहाँ पे क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट, हायर रिस्क फॉर द हायर री कौन है? हमारा बायर। फॉर द सेलर इट इज़ अ रिस्क अंडर द सिस्टम, राइट।
then though he has the right possess buyer asset, he has the right to take that property or property from the hiree. The second hand goods fetches lesser price than the actual cost. Again, if repossessed, it may come with the defects needing repairs. For hiree, there is a risk of losses or a usage of assets if the buyer fails to pay the installments. जो buyer होगा वो अगर इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपके काम में नाकाम रहा तो वो क्या करेगा, जो हमारी गुड्स है उस गुड्स को अगर कंडीशन में रखा होगा तो ओके, अगर उसे गुड्स को कंडीशन नहीं रखा होगा तो उसे हम लोगों को रिपेयर भी करना होगा। रिपेयर करने के साथ साथ उसे हम लोगों को बाद में जाके रीसेल के लिए रीसेल भी करना होगा। तो रीसेल करते वक्त उसे हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑन अ क्रेडिट स्कोर। जो बायर होता है वो बायर इसे इंस्टॉलमेंट पे करता है, तो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए जिनसे उन्होंने क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट यहाँ पर उसे मिलता है। अगर वो टाइम टू टाइम पेमेंट करे तो क्रेडिट स्कोर उसका मेंटेन रहेगा, बट अगर उसने इंस्टॉलमेंट पेमेंट में कहीं पर गलती की या फिर डिले किया तो उसके क्रेडिट स्कोर पे उसका अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि द हायर परचेस एग्रीमेंट इज जनरली रिपोर्टेड टू द मेजर क्रेडिट रिपोर्टिंग ब्यूरोज। Even if the buyer fails to make a single payment, this will be reported. This can affect the credit score of the buyer and his ability to buy another thing on a higher purchase in the coming days. If you want to know in detail about the credit score, for your convenience, here is the link। जो हम लोग लिंक है वो लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को बाद में, वो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। नॉर्मली कैसे होता है कि क्रेडिट स्कोर ये हमारी लोन पे दी जाने वाली एसेट्स या लोन, इस तरह के फाइनेंस प्रोवाइडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनीज इस तरह के क्रेडिट स्कोर इवैल्यूएट करती है। और ये सभी क्रेडिट स्कोर इवैल्यूएट करते वक्त अगर किसी बायर का क्रेडिट स्कोर खराब हो तो उसे दूसरी कोई असेट्स परचेस करने के लिए या फिर लोन सैंक्शन करने के लिए, फाइनेंस गेन करने के लिए वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जो ओनरशिप होती है वो एट द एंड ऑफ द बायर्स, ये जो होता है, even after a fair amount of payment is done, the asset is still not his property till the full payment with the interest is made. Therefore, the vendor has the right to seize the assets in case of the buyer fails to pay the installments. Right? जो ओनरशिप होगी वो ओनरशिप हमारी बायर्स के पास में कब होगी, तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगे तभी ट्रांसफर होगी, तब तक नहीं। राइट? तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज रिलेटेड टू द हायर परचेस एग्रीमेंट। इट इज रिलेटेड टू द हायर परचेस एग्रीमेंट। क्या होता है हायर परचेस एग्रीमेंट? हायर परचेस एग्रीमेंट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस on which the purchaser and a seller mutually agree to let the goods on a hire. This agreement contains the following clauses। कौन कौन से clauses होते हैं? पहला बेसिक 2 clauses होते हैं, उसमें आने वाले informations। vendor or a seller gives the possession of goods to the hirer or a hire purchaser with the condition that ownership will be transferred only when the hirer makes payment ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। उस एग्रीमेंट में आने वाला सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्लॉज, द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, while second clause is related to the hirer has an option to terminate the agreement anytime if he or she don't want an asset or unable to pay the future installment. The installments paid till that date will be considered as a rent for using an assets, and with the termination of the agreement, the hirer should return the assets to the vendor. मतलब कोई भी कार होगी, उस कार को परचेस करने के बाद में अगर हम लोगों को उसे 2 साल या 3 साल के बाद में लगा कि भाई हम लोग अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग उस असेट्स को रिटर्न कर देंगे। और जो कोई भी 2 या 3 साल के लिए हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट टोटल अमाउंट पे की होगी, उसे हम लोग वहाँ पे रेंट करके कंसिडर करेंगे।
जो बेसिक दो क्लॉजेस जो होते हैं वो हायर परचेस एग्रीमेंट में होते हैं। इस तरह के हायर परचेस एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, तो ये सारे कंटेंट्स यहाँ पर दिए हैं। जो हमारा 19 हायर परचेस एक्ट 1972 है, उसके सेक्शन 4 के अंडर कुछ कंटेंट्स मैंडेटरी जो मेंशन होने चाहिए एग्रीमेंट में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। जो कोई भी प्रोडक्ट या हमारी गुड्स है जो हम लोग असेट्स होगी, उससे जो हायर परचेसर और हायर सेलर इन दोनों के बीच में सेल का ट्रांजैक्शन होगा, उससे रिलेटेड उन पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड सभी डिस्क्रिप्शन, वो गुड्स कौन से क्वालिटी के हैं, उनका नेचर, उनका टाइप, उनकी क्वालिटीज़ या फिर अदर डिस्क्रिप्शंस। अगर कोई कार होती है तो उसका कलर, कोड नंबर, सीरीज नंबर, चेसिस नंबर, एट्सेट्रा, वो सभी डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन होना चाहिए। देन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो हमारी सेल्स प्राइस होगी वो, एक्चुअल कैश प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। अब ये कैश प्राइस क्या है, ये कैश प्राइस आगे हम लोग टर्म्स में सीखने वाले हैं, राइट। कैश प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, देन डेट एंड टाइम ऑफ द एग्रीमेंट इंस्टॉलमेंट इनिशिएशन। जो हमारे एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के रिलेटेड डेट और टाइम जो होगा वो भी वहाँ पे कंसिडर होना चाहिए। अमाउंट एंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड बाय द हायरर along with the rate of interest, लास्ट डेट टिल ऑल इंस्टॉलमेंट शुड बी पेड ऑफ। जो कोई भी डिटेल्स ऑफ रिलेटेड इंस्टॉलमेंट्स एंड डाउन पेमेंट्स होंगे वो भी वहाँ पे उस एग्रीमेंट में मेंशन होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द नेम ऑफ द पर्सन टू whom द इंस्टॉलमेंट इज पेएबल। जो पर्सन होगा, जिसे सेलर अगर होगा तो सेलर, कोई हमारी NBFC होगी या फिर फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनी होगी वो होगी तो वो, उन्हें हम लोग वहाँ पे उनका नाम वहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। तो ये था हायर परचेस एग्रीमेंट के कंटेंट्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होंगी, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स में आने वाले पॉइंट्स, इसमें आने वाले इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास में है। हायर परचेसर, हायर वेंडर, कैश प्राइस, हायर परचेस प्राइस, इंस्टॉलमेंट मनी, डिपॉजिट, इसके लिए हर एक सभी आइटम्स हम लोगों को सीखने हैं। पहला आता है हायर परचेसर, जिसे हम लोगों ने देखा है इससे पहले या सुना है। Who is hire purchaser? Hire purchaser is a person who purchases the goods under hire purchase agreement for the use uh, within an option to either purchase it or return after the use। जो हायर बायर होगा वो हमारा हायर परचेसर होगा, जबकि हायर वेंडर हमारे लिए बन जाता है सेलर, वो सेल्स द गुड्स अंडर द हायर परचेस एग्रीमेंट। ये हायर परचेस और हायर वेंडर इन दोनों के बीच में जो कोई ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रांजैक्शन जिस रेट पे होता है तो वो हमारे लिए बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो हमारी कैश प्राइस होगी। इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स विच इज सोल्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स, उसे हम लोग कहते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस में इंस्टॉलमेंट इंक्लूड होगा क्या या इंटरेस्ट इंक्लूड होगा क्या, राइट? तो नहीं, राइट। कैश प्राइस मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स होगी वो। जब कैश प्राइस और इंटरेस्ट इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो उसे हम लोग कहते हैं हायर परचेस प्राइस, राइट। जो कि आगे दिया, इट इज द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड अंडर द हायर परचेस सिस्टम। इट इंक्लूड्स कैश प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इंटरेस्ट, राइट। जो कैश प्राइस होती है वो कैश प्राइस नॉर्मल हमारे गुड्स की जो सेल प्राइस होगी वो होगी, जबकि हायर परचेस प्राइस में हमारी इंटरेस्ट भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट मनी। इंस्टॉलमेंट मनी क्या होगा? इट इज द पार्ट ऑफ द हायर परचेस प्राइस पेड बाय द हायर परचेसर इन पीरियोडिक इंटरवल्स। जो पीरियोडिक इंटरवल्स होंगे उनमें हम लोग उसे पे करेंगे तो उसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मनी कहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिपॉजिट्स। इट रेफर्स एनी सम पेएबल बाय द हायर अंडर द हायर परचेस एग्रीमेंट बाय वे ऑफ इनिशियल पेमेंट or credited or to be credited to him under the agreement or account of the any deposits। इसे हम लोग डिपॉजिट कहते हैं या फिर डाउन पेमेंट भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं नेट कैश प्राइस। अब नेट कैश प्राइस क्या होगी? कैश प्राइस हम लोगों ने ऊपर सीखी थी, उसमें से नेट कैश प्राइस क्या होगी? तो नेट कैश प्राइस इज रिलेटेड टू द कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट इज इक्वल टू नेट कैश प्राइस।
जो हमारी कैश प्राइस होगी वो कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट इज इक्वल टू नेट कैश प्राइस होगी। तो मतलब 20 लाख की असेट्स, 3 लाख रुपीज डाउन पेमेंट, तो 17 लाख रुपीज विल बी नेट कैश प्राइस, राइट। देन नेट हायर परचेज प्राइस क्या होगी? हायर नेट हायर परचेज प्राइस इंक्लूड्स the amount of deducting after the delivery charges, registration charges, insurance charges for higher purchase price। जो कि हायर परचेज प्राइस के लिए ये सारी अमाउंट होगी, वो सभी डिडक्ट करने के बाद जो बचेगी वो हमारी हायर नेट हायर परचेज प्राइस कहलाती है। हायर चार्जेस, अगर हायर चार्जेस के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, इट इज द अमाउंट रेफर्स टू द डिफरेंस, इट इज द अमाउंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस। जो हमारी हायर परचेज प्राइस होगी और कैश प्राइस होगी, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं एज अ हायर चार्जेस। हायर परचेज प्राइस मतलब क्या? तो सपोज जो हमारी कैश प्राइस थी 20 लाख रुपीज़ हमारी कार की वैल्यू है, विथ इंटरेस्ट हमें 32 लाख रुपीज़ पेमेंट करने थे, वो होगी हमारी हायर परचेज प्राइस, राइट। तो 32 माइनस 20, 12 लाख रुपीज विल बी द हायर चार्जेस, जिसे हम लोग इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरेस्ट। देन स्टैट्यूटरी हायर चार्जेस ऐसे कौन से होंगे? इट इज द हायर चार्जेस अकॉर्डिंग टू द हायर परचेस एक्ट ऑफ 1972। हायर परचेस एक्ट के अंडर जो स्टैट्यूटरी चार्जेस दिए हायर परचेस एग्रीमेंट्स के लिए, वो चार्जेस यहाँ पर हम लोग उन्हें कंसीडर करते हैं। हायर परचेस एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द हायर परचेसर एंड हायर वेंडर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C of the Higher Purchase Act 1972 for purchasing of goods according to agreement। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द रिबेट। अब रिबेट क्या होता है? सिंपल, रिबेट हम लोगों ने बिल डिस्काउंटिंग में सीखा था। इट इज द अमाउंट विच इज क्लेम्ड बाय द हायर परचेसर फ्रॉम द हायर वेंडर इन केस ही डिसाइड्स टू remit the balance of the purchase price or future installments in lump sum without continuing the higher purchase agreement। अब होगा क्या? सपोज हम लोगों ने वो कार का जो एग्जांपल ले रहे हैं उसी को कंसिडर करते हैं कि 17 लाख रुपीज़ जो बैलेंस इंस्टॉलमेंट 5 साल में भरना था, तो 3 साल के आखिर में जो कोई भी बचा हुआ पैसा है उसके लिए बायर ने कहा कि मैं बाकी बचे इंस्टॉलमेंट भी आज लमसम पे कर देता हूँ। तो आने वाले पीरियड के लिए जो आप लोग मुझे 2 साल के लिए इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो, उस इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में उसे कम कर दो। इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए जो कम करने के लिए जो डिमांड होगी, वो कम करने के लिए जो पॉइंट होंगे, वो मनी होगी, वो वैल्यू होगी, उसे हम लोग रिबेट कहते हैं। इट इज इन शॉर्ट अ डिस्काउंट। द रिबेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो उनके लिए कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। द रिबेट इज इक्वल टू 2/3 into higher charges into number of installment due upon total number of installments। ये हमारा फॉर्मूला है। इस तरह के कोई कैलकुलेशन उन लोगों को नहीं सीखना है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल नेचर। 2/3 into higher charges, जो कोई भी सपोज 12 लाख रुपीज़ हमारे हायर चार्जेस थे, तो 12 लाख रुपीज़ का 2/3 जितना भी बचेगा वो होगा हमारा 8 लाख रुपीज़ इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू। 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है, 4 इंस्टॉलमेंट बाकी है, अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 60 इंस्टॉलमेंट्स होंगे फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो हमारा फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग रिबेट कैलकुलेट करते हैं। रिबेट कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट पॉइंट जो हमारा है इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इट इज रिलेटेड टू द टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट। The hirer can terminate the agreement at any time by giving the 14 days notice। याद रखना कितने दिन हो गए हैं? 14 days की नोटिस होगी टू द ओनर कि भाई हम लोग अभी कंप्लीट नहीं करने वाले, हम लोग आपके गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए इसका पोजीशन, राइट। However, whatever the amount is already paid by the hirer is considered as a higher charges or then या फिर higher rent जिसे हम लोग कहेंगे, राइट। ये थी हमारी टर्म्स जो हायर परचेस एग्रीमेंट के अंडर हम लोगों को याद रखनी है, राइट।
इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज जो आते हैं इसमें आने वाले दो फॉर्मूलाज, एक टू कैलकुलेट द हायर परचेज प्राइस एंड सेकेंड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स, राइट। जो कैलकुलेशन हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ सीखने हैं, इससे रिलेटेड ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस हम लोगों को नहीं करने हैं फाइनल एग्जाम्स में। What is higher purchase price? It is the cost plus profit plus interest is equal to total higher purchase price. Cost, कोई cost plus profit जो selling price होती है हमारी, cost plus profit selling price plus interest, इस तरह का भी फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। जिस तरह से हमें कार के एग्जाम्पल में लिया था 20 लाख रुपीज, इट इज आर sales price plus 12 lakh rupees our interest will be charged on that is higher charges, so total 32 lakh will be the higher purchase price. And how to calculate cash price installments, तो cash price के लिए installments किस तरह से calculate करते हैं, तो cash price into higher purchase installment upon higher purchase price, इस तरह से हम लोग installments calculate कर cash price के installments calculate करते हैं। तो इन formulas के बाद जो हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट्स और लीज एंड हायर परचेस, इनसे रिलेटेड जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये हम लोग एक ब्रेक के बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक जो मीनिंग, डेफिनेशन, पार्टीज, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हायर परचेस एग्रीमेंट, कंटेंट्स ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर्मूलाज, ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा है। इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होती है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें सीखनी नहीं है। ये कौन सी होती है, तो जो हमारी इन द बुक्स ऑफ वेंडर दैट इज सेलर एंड इन द बुक्स ऑफ परचेसर जो होते हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह की जर्नल एंट्रीज पास होंगी, किस तरह के लेजर प्रिपेयर किए जाएंगे, इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जो हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नहीं सीखने हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अगर हम लोग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें इस तरह के कैलकुलेशंस आते हैं, इन तरह के डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस आते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपरेशंस आते हैं, राइट। तो वो भी हम लोग आगे कुछ लेक्चर्स जब होंगे तब उसमें सीखेंगे। फिलहाल के लिए IFS के लिए ये हमें कंसिडर नहीं करना है। तो हम लोग एक 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और देन we will start with the higher purchase and installment and lease and higher purchase के distinguishment, ठीक है।